जय हिंद दोस्तों, आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 19 जनवरी 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं, यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं। आंसर हो जाएगा प्रवीण वशिष्ठ। तो दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रवीण वशिष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। अगर हम प्रवीण वशिष्ठ की बात करें तो वह बिहार कैडर के 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और उन्होंने शपथ कब ग्रहण की है, तो 16 जनवरी 2026 को। केंद्रीय सतर्कता आयोग की भी बात कर लेते हैं तो यह भारत की सर्वोच्च सतर्कता संस्था है। तो यह सरकारी विभागों और जो सार्वजनिक उपक्रम होते हैं उनमें भ्रष्टाचार रोकने का काम करता है। इसकी स्थापना 1964 में संथानम समिति की सिफारिशों पर हुई थी और 2003 में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था। गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख डिस्कस करते हैं तो सीबीआई के प्रमुख हैं प्रवीण सूद, सीआईसी यानी मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, राजकुमार गोयल, और आईबी के डायरेक्टर कौन है, तपन कुमार ढेका, और रॉ के प्रमुख हैं पराग जैन, एनआईए के महानिदेशक राकेश अग्रवाल, ईडी के निदेशक राहुल नवीन और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन है, अनुराग गर्ग। दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा नई दिल्ली में किया जाएगा 24 जनवरी 2026 को। इसकी थीम क्या है, सामूहिक ज्ञान, एकजुट आवाज और पारस्परिक सह अस्तित्व। तो ये इसकी थीम है। इसका उद्देश्य है सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना और इस सम्मेलन में लगभग 200 प्रतिनिधि शामिल होंगे पूरे विश्व भर से। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा कि दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026 नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन डिस्कस करते हैं तो राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन 2026 गुवाहाटी असम में हुआ है। क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन 2026 राजस्थान में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली में होगा। मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में हुआ है। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO ग्लोबल समिट 2025 नई दिल्ली में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 7वां सत्र 2025 नैरोबी केन्या में आयोजित किया गया है। विज्ञान साहित्य महोत्सव 2026 नई दिल्ली में हुआ है। ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव 2025 चेन्नई में। अर्थ समिट 2025 गांधीनगर गुजरात में और 60वां डीजीपी आईजीपी सम्मेलन 2025 रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किस मार्ग पर चलाई गई है, आंसर हो जाएगा हावड़ा गुवाहाटी मार्ग पर। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है और ये हावड़ा गुवाहाटी मार्ग पर चलेगी। और दोस्तों, ये वातानुकूलित यानी कि एयर कंडीशनर है इसमें। इसके अलावा कुल इसमें 16 कोच हैं और 823 यात्रियों की इसमें क्षमता है और ये लगभग 958 से 968 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसकी स्पीड कितनी है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी स्पीड जरूर आप याद रखिएगा। इसका महत्व तो ये होगा कि ये पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के बीच कनेक्टिविटी मजबूत करेगी। रेलवे से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं तो चाइना ने पहली बार वायरलेस रेल काफिले का परीक्षण किया है। रेलवे बोर्ड सदस्य वित्त अपर्णा गर्ग बनी है। नमो भारत ट्रेन भारत की सबसे तेज गति की ट्रेन बनी है जिसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे है। सोनाली मिश्रा आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक हैं। भारतीय रेल ने देश की पहली हटाने योग्य सौर पैनल प्रणाली का शुभारंभ वाराणसी में किया है।
भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रस्थ का ट्रायल रन हाल ही में किया है। 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह मालदीव्स में आयोजित किया गया है। तो दोस्तों 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का आयोजन मालदीव की राजधानी माले में हुआ है और इसमें भारतीय तटरक्षक बल, श्रीलंका तटरक्षक बल और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल शामिल हुए हैं। आपको याद रखना है कि दोस्ती अभ्यास की शुरुआत 1991 में हुई थी और जब इस अभ्यास की शुरुआत हुई थी तब इसमें भारत और मालदीव थे। 2012 में इसमें श्रीलंका भी शामिल हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। तो एक था अभ्यास भारत मालदीव, डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड अभ्यास भारत यूएई, एक्यूबेरन भारत मालदीव, हरिमाऊ शक्ति भारत मलेशिया, गरुण शक्ति भारत इंडोनेशिया, सूर्य किरण भारत नेपाल, मित्र शक्ति भारत श्रीलंका, अजय वॉरियर भारत यूनाइटेड किंगडम, गरुण भारत फ्रांस और बिनबैक्स अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच हुआ है। भारत सरकार ने किस देश से भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन स्वदेश शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ईरान। तो दोस्तों ईरान में जारी सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है और वहां से भारतीयों की वापसी के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया है जिसका नाम है ऑपरेशन स्वदेश। तो आपको याद रखना है कि ईरान में इस समय करीब 10,000 भारतीय नागरिक मौजूद हैं जिसमें छात्र हैं, कारोबारी हैं। तो इनमें छात्रों की संख्या 2500 से 3000 के आसपास है। तो अब इन सभी को ईरान से भारत वापस लाया जाएगा। इसके लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन स्वदेश। ईरान की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यह पश्चिमी एशिया का एक देश है। इसे 1935 तक फारस के नाम से जाना जाता था। राजधानी इसकी तेहरान है। सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्लाह अली खामेनेई और वर्तमान में राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेस्कियन। और करेंसी की बात करें तो ईरानी रियाल यहाँ की करेंसी है। कुछ इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन डिस्कस करते हैं। तो ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक यह भी हाल ही में अमेरिका के द्वारा चलाया गया था सीरिया में ISIS के ठिकानों पर। ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड सरकार ने चलाया था संतों या धार्मिक लोगों के वेश धारण कर ठगी करने वाले लोगों के खिलाफ। ऑपरेशन शिवा भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमेरिका के द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन सिंधु इजराइल ईरान युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 ईरान द्वारा इजराइल पर किया गया जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमला था। ऑपरेशन राइजिंग लाइन इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ किया गया सैन्य हमला था। ऑपरेशन स्पाइडर वेव यूक्रेन द्वारा रूस के सैन्य ठिकानों पर जो ड्रोन हमला किया गया था उसको कहा गया था। अगला क्वेश्चन है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G उपयोगकर्ता देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा भारत। तो दोस्तों भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G उपयोगकर्ता बना है। यहाँ पर 400 मिलियन यानी 40 करोड़ से अधिक 5G ग्राहक हैं। ये जानकारी किसने दी है? केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। और आपको याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा 5G उपयोगकर्ता देश कौन है? तो वो है चाइना। दूसरे नंबर पर इंडिया है, तीसरे नंबर पर USA, चौथे पर यूरोपीय यूनियन, पांचवें नंबर पर जापान है। भारत जापान तटरक्षक संयुक्त अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह मुंबई में आयोजित किया गया है। तो इसमें भारत और जापान के कोस्ट गार्ड ने हिस्सा लिया था और इसका जो विषय था वो था समुद्री प्रदूषण नियंत्रण और ये मुंबई में आयोजित हुआ है। दोनों पक्षों यानी भारत और जापान ने भारतीय तटरक्षक के प्रदूषण नियंत्रण पोत ICGS समुद्र पहरी पर संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किया है। यानी कि ICGS समुद्र पहरी पर यह अभ्यास आयोजित किया गया है। दोस्तों बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की। तो 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका काम है भारत के तटीय क्षेत्रों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों की सुरक्षा करना। वर्तमान महानिदेशक परमेश शिवमणि हैं। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। आदर्श बाग है वयम रक्षामः और भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हो रहा है?
तो यह दावोस में आयोजित हो रहा है। तो दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2026 का आयोजन दावोस स्विट्जरलैंड में किया जा रहा है और 18 से 23 जनवरी तक इसका आयोजन होगा। इसकी थीम है स्पिरिट ऑफ डायलॉग। इसमें 3000 से अधिक ग्लोबल लीडर शामिल होने जा रहे हैं। तो इसमें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस, IMF के प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा और विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा भी शामिल होंगे। तो दोस्तों, ये जो विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन है, इसका आयोजन हर साल दावोस में ही किया जाता है। तो इसमें विभिन्न देशों के जो लीडर्स हैं वो शामिल होते हैं। कई बार इसके जो देशों के प्रमुख होते हैं वो शामिल होते हैं। तो बात करें अगर हम विश्व आर्थिक मंच की या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 को हुई थी। इसके संस्थापक हैं क्लाउस श्वाब और इसका मुख्यालय कोलोग्नी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका उद्देश्य विश्व की स्थिति में सुधार के लिए सार्वजनिक निजी सहयोग को बढ़ावा देना। इसकी बैठक हर साल जनवरी में दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाती है और इसके द्वारा यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की जाती है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो आपको बताना है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किया है? आंसर हो जाएगा इसका असम। तो PM मोदी ने असम के काजीरंगा में लगभग 6,957 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किया है। अब ये जो पूरी परियोजना है, इसका उद्देश्य ये है कि एक ऐसे वातावरण को तैयार किया जाए जिससे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और जो टाइगर रिजर्व है, इसके वन्य जीवों को सुरक्षित किया जाए और उनकी आवाजाही को सुरक्षित बनाया जाए। और इसके अलावा दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि जो NH 715 है, इसमें जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उसको भी कम किया जाए। इसके अलावा PM मोदी ने 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह असम के गोलाघाट, नागांव, सोनितपुर और विश्वनाथ जिलों में फैला हुआ है। 1090 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। इसकी स्थापना 1905 में संरक्षित क्षेत्र के रूप में हुई थी। फिर 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 1985 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला है और एक सींग वाला भारतीय गैंडा यहाँ पर पाया जाता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। PM विश्वकर्मा हाट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। तो नई दिल्ली में PM विश्वकर्मा हाट 2026 आयोजित हुआ है और आपको याद रखना है कि इसका उद्घाटन केंद्रीय MSME मंत्री जीतन राम मांझी ने किया है। 18 से 31 जनवरी 2026 तक इसका आयोजन होगा और इसमें देश भर के 117 से अधिक कारीगर और शिल्पकार शामिल हो रहे हैं जो कि अपनी पारंपरिक कला को प्रदर्शित करेंगे। तो दोस्तों, इसमें वही कारीगर या शिल्पकार शामिल हैं जिन्होंने PM विश्वकर्मा योजना का लाभ लिया है। ठीक है, तो वही अपने पारंपरिक कला को प्रदर्शित करेंगे, यानी कि वो जो कुछ भी बनाते हैं उसका यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे जिससे उन्हें इंटरनेशनल मार्केट तक पहुँचाया जाए और इसके अलावा जो नेशनल मार्केट है वहाँ तक पहुँचाया जाए। PM विश्वकर्मा हाट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। तो 18 से 31 जनवरी 2026 तक ये आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन केंद्रीय MSME मंत्री जीतन राम मांझी ने किया है और इस प्रदर्शनी में देश भर के 117 से अधिक कारीगर या शिल्पकार शामिल होंगे और वो अपनी पारंपरिक कला को प्रदर्शित करेंगे। तो इसमें वो कारीगर या शिल्पकार शामिल होने जा रहे हैं जिन्होंने PM विश्वकर्मा योजना का लाभ लिया है। PM विश्वकर्मा योजना की बात करें तो 17 सितंबर 2023 को PM मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना है और इसमें क्या किया जाता है कि जो शिल्पकार या कारीगर होते हैं उन्हें प्रशिक्षण वगैरह दिया जाता है और इसके अलावा उनकी मदद भी की जाती है। तो जैसे लोहार का काम हो गया, सुनार का काम हो गया, बढ़ई, कुम्हार, बुनकर, ये जो काम है या फिर इनके जो पारंपरिक काम है उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ इसमें
इक्विपमेंट भी दिए जाते हैं जिससे वो अपने काम को और बेहतर बना सकें। तो इसमें दोस्तों 18 पारंपरिक व्यवसाय शामिल किए गए हैं। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल को मजबूत करना। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको लूसेंट जीके का कोर्स मिल जाएगा और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए कूपन कोड यूज करना है लूसेंट 500। और दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर 12 महीने के करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट मिल जाएगा। कॉम्बो पैक आपको प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर मिलेगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर मिलेगी। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है वो मिल जाएगा। इस बैच को अगर आप अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो न्यू ईयर 900 कूपन कोड यूज करना है। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिल जाएगा। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। एनआईए के डीसी कौन बने हैं? राकेश अग्रवाल। आईसीसी ने दिसंबर 2025 का पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? मिशेल स्टार्क। करण फ्राइज गाय किस संस्थान के द्वारा डेवलप किए गए हैं? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड में बेस्ट फिनटेक एंड डीपीआई एडॉप्शन का खिताब किसने जीता है? कर्नाटक बैंक। हाल ही में किए गए सर्वेक्षण में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में मगरमच्छों की संख्या कितनी हो गई है? 84। विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? 7.2%। अमेरिकी एफडीए ने किस रोग के लिए जाइकोवो या कॉपर हिस्टिडिनेट नामक दवा को मंजूरी दी है? मैनकेस रोग। किस कंपनी ने पहली बार आईएसएस से चिकित्सा कारणों से अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाकर के इतिहास रचा है? स्पेसएक्स। मारिया कोरिना मचाडो ने नोबेल शांति पुरस्कार का मेडल प्रतीकात्मक रूप से किसे भेंट किया है? ट्रंप को। आवारा पशुओं की सुरक्षा के लिए रियल टाइम अलर्ट पायलट परियोजना किसने शुरू की है? एनएचएआई ने। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कुछ समिति आयोग और उनके क्षेत्र। जैसे कोठारी आयोग 1964 में बना था, ये शिक्षा प्रणाली में सुधार से संबंधित था। मंडल आयोग 1979 में बना था, पिछड़े वर्गों की पहचान और आरक्षण की सिफारिशों के लिए बना था। नरसिम्हम समिति 1991-98 में बनी थी, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। वर्मा समिति 2013 में महिला सुरक्षा और आपराधिक कानून में संशोधन के लिए बनी थी। केलकर समिति 2002 में कर सुधार और राजकोषीय नीति के लिए। मालेगांव समिति 2011 में बनी थी, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में सुधार के लिए। कस्तूरी रंगन समिति 2019 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए बनी थी। और एन बोहरा समिति 1993 में बनी थी, राजनीति और अपराध के गठजोड़ की जांच के लिए। साह आयोग 1977 में बना था, आपातकाल के दुरुपयोग की जांच के लिए। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए बना था 1983 में। दत्त समिति 1969 में औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति के लिए। अर्जुन सेन गुप्ता समिति असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्थिति के लिए। नचिकेत मोर समिति 2013 में वित्तीय समावेशन और छोटे खातों की पहुंच के लिए। तो दोस्तों ये सभी आप नोट कर लें। आज आपके लिए क्वेश्चन है, दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको बहुत सारी पीडीएफ ई बुक मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। जीके जीएस की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी। 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ, 1000 जीके की क्वेश्चन जीके की जो पीडीएफ है वो भी मिल जाएंगी। और टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ 4000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे।